आंदोलन करना पड़ेगा। मेरे सामान्य वर्ग के भाइयों, बड़ा आंदोलन से कुछ नहीं होगा। सामान्य वर्ग के एक एक व्यक्ति को आंदोलित करना पड़ेगा। आंदोलित हम जिस सरकार को अपने खून पसीने से सींचा पाला पोसा, उस सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हुए एक बिल पास किया है जिसका सबल समाज घोर विरोध करता है। मोदी जी, जय श्री राम। मोदी जी, एक सवाल करना था आपसे। एक तरफ आप बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पटेंगे तो कटेंगे। फिर दूसरी तरफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक गाइडलाइन पास करती है 13 जनवरी को, जिसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ने वाले ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है, उसको बच्चे में भी जाना पड़ सकता है। रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर, वो जनरल कैटेगरी का बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि उसी सेम डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसके हिसाब से जनरल कैटेगरी का बच्चा अपने डिफेंस में कुछ कर पाए। देयर इज नो वे ऑफ डूइंग दैट। मतलब किसी और की जरूरत नहीं है मोदी जी, आप तो खुद ही हिंदुओं को जातियों में बांटने पे लग गए। मतलब अब आप क्या चाहते हैं कि सवर्ण और जाति आपस में भिड़ जाए? वो जाति का डर जो वहां था वो क्या यहां नहीं फैला रहे हैं? इस कानून के विरोध में अक्सर सजा की दर की बात कही जाती है। हालिया रिपोर्ट कहती है कि एससी एसटी एक्ट में सजा होने की दर 34 से 42% के बीच है। और यही बात समझ छात्र बार-बार कहते हैं। उनका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में कोर्ट मामलों में सबूतों की कमी की वजह से मामले टिक नहीं पाते, या तो आपस में समझौता हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस फंसी, लेकिन जरूर दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में कई बार बहुत सारे गलत मामले गलत दिशा में जाते हैं। पहले तो आप एससी एसटी का बात किए, अब उसमें ओबीसी समाज को डाल दिए, उसके बाद दिव्यांग को डाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। तो वैसे तो मैं वीडियोस बनाता हूँ कोड क्राफ्ट को लेकर, लेकिन मैंने सोचा कि एक लॉयर होने के नाते मुझे एक कानून के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। तो एज अ लॉयर मैं ये समझता हूँ कि किसी कानून का विरोध करने से पहले हमें उसे पूरी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं और अपने रीजन का इस्तेमाल करते हुए उसको क्रिटिसाइज कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी स्क्रीन पर एक तरफ ये रेगुलेशंस खोले हुए हैं और दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन खोला हुआ है अपना। तो इस रेगुलेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मेनली किन बातों पे हो रहा है? पहला तो इसे कुछ लोग कैरेक्टर को लेकर इस पर जज कर रहे हैं। कोई इसको ब्लैक लॉ बता रहा है, कोई इसको ड्रैकोनियन लॉ बता रहा है, कोई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है। तो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जज करने के लिए हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिव्यू करेंगे। तो आर्टिकल 13 क्या बात करता है? वो ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई भी कानून अगर वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट कर रहा है या फिर उसके साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। वो लॉ, उस लॉ में क्या क्या आएगा? ऑर्डिनेंस भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, बाई लॉज भी आएंगे, रूल्स भी आएंगे, रेगुलेशंस भी आएंगे, जो कि आज के समय में इंडिया में फोर्स में है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट के चैप्टर से अगर ये वायलेट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो जो रेगुलेशन है वो खुद ब खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अब पहले हम इसका प्रीएम्बल देख लेते हैं जो यूजीसी के रेगुलेशन है नए 2026। तो ये बात करता है इक्विटी एंड इंक्लूजन की। अब ये इक्विटी क्या होता है? देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। इक्विटी ये बात करता है कि यदि जो नॉर्मल कानून है आपको अगर रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो इस इक्विटी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आपको न्याय देने का काम करेंगी। यही इसी इक्विटी के प्रिंसिपल का यूज़ करके हमारे इंडिया में पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया और इसी इक्विटी के प्रिंसिपल पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए और सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये कानून पहली बार आया नहीं है, ये पहले से भी 2012 में था और उसी 12 के जो रेगुलेशंस हैं उनको सुपरसीड करते हुए इन नए 2026 के रूल्स को बनाया गया है। अब जैसे कि बात हो रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जज करने के लिए हमें आर्टिकल देखने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के। तो इस हमारे सामने ये आता है आर्टिकल 15, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात करता है। और यही सेम बात अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इरेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट। मतलब कि जो बात आर्टिकल 15 हमारा कर रहा है वही सेम बात इस रेगुलेशंस के ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समाज में ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर ये कास्ट शब्द को लेकर के, एससी एसटी को लेकर के, सवर्णों की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ कास्ट पे सीमित नहीं है, 7 तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, कि मैंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से करी है और वहाँ पर इंडिया के अलावा वहाँ पे मेडागास्कर के कई लोग आते थे, नैरोबी के, केन्या के, या फिर साउथ एशियन की बात करें मंगोलिया के लोग भी आते थे और हमारे साथ ही पढ़ाई करते थे। लेकिन कई बार कॉलेज के लोगों के द्वारा उन पर कई तरह के कमेंट्स किए जाते थे, तो उन कमेंट्स को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि वो उनके रेस को लेकर के उनको बोला जा रहा है। इस तरह की बात आज के समाज में जेंडर को लेकर के हम देख सकते हैं। जेंडर और सेक्स दोनों ही अलग शब्द हैं। जेंडर में हम लोग मेल फीमेल, जैसे कि इसमें दिया गया है नीचे सेक्शन में कि जेंडर में मेल फीमेल और थर्ड जेंडर भी आएगा। आज भी आप समाज में देखेंगे यूनिवर्सिटी से हटा करके अगर वो समाज में कहीं भी पाए जाते हैं, सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं, तो उनके जेंडर को लेकर के उनको गे बोल करके या फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उनको चिढ़ाया जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में अगर कोई साउथ का व्यक्ति आता है, अगर उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, या फिर कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति आता है, वो चाइनीज़ बोल करके, नेपाली बोल करके उसको चढ़ाया जाता है, तो इन तीनों ग्राउंड पर जो उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हम समाज में
आमतौर पर देखा करते हैं। तो हमारे जो इस रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, इस सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटाना ताकि इक्विटी का प्रमोशन हो सके। तो इसमें एक और तरह का मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि ये 2012 के कानून में बात ये करी गई थी कि एससीज और एसटीज की बात करी गई थी, लेकिन जो 2026 वाला कानून है इसमें ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी जोड़ दिया गया है। तो अगर यहाँ पे सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी बात करता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जो कि किसी के कास्ट के बेसिस पे किया गया हो, जो कि एससी एसटी या फिर ओबीसी तीनों को जोड़ दिया गया, तो ये तो सच बात है। लेकिन उसके बाद ये बता रहे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि इस जो एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। बस एक डिस्क्रिमिनेशन की एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, ना ही उसका कोई अलग उसका पेनल्टी दी गई है, ना फिर उसका अलग तरीके से कोई प्रोसीजर दिया गया है। तो मेन यहाँ ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। और डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। और डिस्क्रिमिनेशन है क्या? डिस्क्रिमिनेशन है अनफेयर, अनडिफरेंशियल, बायस ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर। मतलब कि किसी भी स्टेक होल्डर के विरुद्ध अगर अनफेयर या फिर बायस ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा इसमें जो प्रोटेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स के बीच में इनइक्वालिटी पैदा करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखा जाए स्टेक होल्डर की, जो कि इसके सेक्शन क्यू में दी गई है, तो सेक्शन क्यू बात करता है स्टूडेंट्स की बात करता है, फैकल्टी मेंबर्स की बात करता है, स्टाफ्स की बात करता है। मतलब कि ये स्टूडेंट से बढ़कर ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ्स की बात करता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई भी एम्प्लॉई, अगर उसको कोई कंप्लेंट है तो वो एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा एज पर दिस रेगुलेशंस। इसलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कौन है? जो कि वहाँ पढ़ाई करता हो। स्टाफ कौन है? जो कि वहाँ काम करता हो, हु आर वर्किंग फॉर दी HEIs। उसके बाद हम यहाँ बात देख लेते हैं कि इसका तो कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ SC और ST का रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ उन्हीं का है, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाएगी, हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें देखिए पहला मेंबर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि डीन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। उसके बाद 3 प्रोफेसर होंगे, उनकी भी कोई नहीं दी गई कि किस कास्ट के होंगे, किस कम्युनिटी के होंगे। तीसरी बात करी जा रही है कोई 1 स्टाफ मेंबर, मतलब स्टाफ का कोई भी मेंबर हो, किसी भी कैटेगरी का मेंबर हो सकता है वो। चौथा यहाँ बात कर रहा है 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर। 5वां 2 स्टूडेंट होंगे, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ये किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं रहेंगे, ये भी नॉमिनेटेड होंगे उनकी एकेडमिक मेरिट के आधार पर, उनकी एक्सेलेंस के आधार पर। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं करी गई है कि किसी एक कैटेगरी का, किसी एक कास्ट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे सभी का बराबर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ, यहाँ पे एक यहाँ पे कैविएट दिया गया है सेक्शन 7 में कि इन सब के अंदर ओबीसीज का, PWD का, SC और ST और विमेन, इन सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सेक्शन 10 बात करता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो इसके मेन फंक्शन इक्विटी को प्रमोट करना ही है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि इसमें पेनल्टी की बात करी जा रही है। तो पेनल्टी के लिए हम इसके अगर प्रोसीजर को देखें तो उसमें बताता है कि क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर इसमें यह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अगर कंप्लेंट है तो या वो रिटर्न कंप्लेंट देगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगी, उस पर रिपोर्ट सबमिट होगी, उस पर सारा काम होगा। लेकिन अगर मान लो अगर वो किसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है, हेल्पलाइन नंबर पर अगर ये लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व कर लेगी। तो इसमें पुलिस का बस इतना ही रोल है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई अगर घटना होती है मारपीट की, तो आप 100 नंबर पर कॉल करते हैं। जब 100 नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी थाने की पुलिस नहीं आती है, वो आने के बाद देखती है कि सच में क्या हुआ है, उसके बाद आपके लोकल थाने को फोन करती है, लोकल थाने वाले तब आते हैं। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है इक्विटी हेल्पलाइन की। आप इक्विटी हेल्पलाइन पे फोन करेंगे तो अगर उनको लगता है कि इसमें वायलेंस इन्वॉल्व है तो वो कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकती, उनको मतलब ये तो उनके ऊपर मजबूरी है कि वो पुलिस अथॉरिटीज़ को बुलाएंगी ही। सेक्शन E भी यही बात करता है कि जब रिटन कंप्लेंट होने के बाद जब उसमें रिपोर्ट सबमिट होगी और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये लगता है कि इसमें वायलेंस हुआ है, तो उस वायलेंस होने के बाद अपने रेगुलेशंस के हिसाब से जो एक्शन लेना होगा लेगी ही। लेकिन अगर इसमें वायलेंस आता है तो उसमें ही पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो अगर कोई क्राइम कमिट होता है पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, तो वो क्राइम को कंट्रोल करने का काम पुलिस का है। वो अपने हिसाब से उसमें सेक्शंस लगाएगी, उसमें चार्जेस लगाएगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें पूरा केस चलता है। तो इसमें जो पेनल्टी वाली बात करी गई है, इसमें कहीं पे भी सजा के प्रावधान नहीं दिया गया है। इसमें बस अगर ये कहा गया है अगर कहीं वायलेंस कमिट होगा तो उस वायलेंस के लिए पुलिस को आना पड़ेगा। हाँ, बस यहाँ पे लास्ट में ये किया गया है कि ये जो प्रावधान दिए गए हैं ऊपर 10, अगर इनमें नॉन कॉम्प्लायंस होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा तो उसका डिबार हो जाएगा, UGC स्कीम्स का वो लाभ नहीं ले पाएंगी, डिग्री प्रोग्राम नहीं पढ़ा पाएंगी, वो सिर्फ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा तक सीमित रह जाएंगी। तीसरा, डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स नहीं पढ़ा पाएंगी। और 5वां है कि उनको सेक्शन 2F की कैटेगरी से उनका नाम हटा दिया जाएगा। मतलब कि इसमें किसी पेनल्टी की बात नहीं करी जा रही है। जो पेनल्टी की बात करी भी जा रही है वो इसमें ये कहा जा रहा है कि एज पर रूल्स इंस्टीट्यूशन उस पर कार्रवाई करेगा। मतलब कि अगर टीचिंग स्टाफ है तो उसमें अलग रूल रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उस पर अलग रूल रहेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके ऊपर अलग रूल अप्लाई करेंगे। हाँ, इसका एक बात यहाँ पे इसका
माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जो ये बात आ रही है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो किसी कानून का मिसयूज़ हो सकता है, इस आधार पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उसको वापस ले जाने की बात नहीं की जा सकती। और अगर इससे कोई प्रॉब्लम है भी तो इसमें एक अमेंडमेंट जोड़ करके इसमें यह बात करी जा सकती है कि अगर इसमें कोई अगर गलत कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा एज पर रूल्स। और हो सकता है जो सेक्शन ई बात कर रहा है कि अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द इंक्वायरी कमेटी विदिन 7 वर्किंग डेज, तो हो सकता है इन रूल्स के अंतर्गत ही कोई ऐसा प्रावधान ला दिया जाए कि जिससे कि जो गलत कंप्लेंट दे उसके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जा सके। लेकिन इनका इस बात पर विरोध करना कि इसका मिसयूज हो सकता है SC और ST एक्ट या फिर पॉक्सो एक्ट या फिर किसी और स्पेशल एक्ट के तरीके से, मेरा मानना है गलत होगा कि वो सब पीनल लॉज हैं और पीनल लॉज को रेगुलेशंस को हम एक साथ इक्वेलेट नहीं कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का पर्पस था, इस रेगुलेशन का रिव्यू करना। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो बताइएगा। जो मेरे 50-60 लोग देखने वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। थैंक यू।